तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुणाल चौहान और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद कुणाल। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं यूपीएससी सीएससी 2026 एग्जाम के पेपर को, जिसके अंदर मैंने खुद ने ये अटेम्प्ट दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसको मैंने विस्तार से, अगर आप देखेंगे तो आप अपने कॉलेज के टाइम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, और जब अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाए और परीक्षा का पैटर्न ही पूरी तरीके से बदल जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा। और अगर आपको अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, 2027 को टारगेट करना है, तो किस किस स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर विस्तार से बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए और किन किन चीजों को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए। तो अगर आप भी एक बिगनर है और अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने एक या दो अटेम्प्ट दे दिया है, आपने अपना फाउंडेशन को अच्छे से पढ़ लिया है, आपको सब कुछ नॉलेज है, लेकिन यूपीएससी के पैरामीटर पर उतरने के लिए अभी भी आप अनुकूल नहीं हो, खुद को कंफर्टेबल नहीं पाते हो, या फिर कुछ नंबर से रह जाते हो, या फिर अगर देखा जाए तो आप कंप्लीट कंसिस्टेंसी के साथ चीजें नहीं कर पाते हो। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम जनवरी से अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, मोस्टली सीरियसनेस हमारा जनवरी के बाद आता है, और अगर देखा जाए मेंस के बाद तो प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अनसर्टेनिटी, उसके अंदर भी हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। इस साल का अगर पेपर आप देखोगे तो एथिक्स के क्वेश्चन भी आपको जीएस के अंदर मिलेंगे, और पेपर इतना अच्छा था, आप उसको अगर एनालिसिस करोगे तो अगर जो भी बंदा लगातार साल से चीजों को रट रहा होगा, याद कर रहा होगा, तो भी वो उस पेपर को सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया है। आपको अब खुद को एक आईएएस की जगह खुद को रखना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको खुद को सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप खुद एक सिविल सर्वेंट हैं, और आपके डिसीजन मेकिंग की पावर, आपका सोचने का तरीका और आप कब क्या डिसीजन लेंगे, ये सब भी आपका मैटर करेगा। और इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको आपके सिलेबस की हेल्प लेनी है। अगर आप हिस्ट्री को उठाएंगे, ज्योग्राफी को उठाएंगे, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो इन सब चीजों के अंदर, इकोनॉमी, आप सबके अंदर देखोगे कि आपको मात्र चीजों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन, जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जो बेसिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना है, समझना है और अप्लाई करना है रियल लाइफ के अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रियल लाइफ से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी इस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कैसे क्या करना है और खुद को फिर से रीस्टार्ट करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2027 के बारे में चीजों को, मतलब फिर से क्या क्या पढ़ना चाहिए, नहीं, मैं आपके साथ कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डे को 8 घंटे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डेली आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर आपने सिलेबस देख लिया है और समझ लिया है तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जब तक आप मेंस के लेवल का अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से कंक्लूड नहीं करेंगे और जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, किसी भी चीज को लिख लिख के उसको याद करने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक तो आपके लिए प्रीलिम्स को क्रैक करना भी मुश्किल ही होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, 7 क्वेश्चन पर डे आंसर राइटिंग का करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ चलिए विस्तार से समझते हैं। तो आज के लेसन को शुरू करते हैं क्लास को, और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं और हमको कितना बेटर करना चाहिए। सबसे पहले एकदम बेसिक से उठाते हैं यूपीएससी के पेपर के स्ट्रक्चर को। तो आप देखोगे कि पेपर 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद मेंस का एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखोगे तो ये ओनली क्या करेगा, जो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6 लाख बच्चे हिम्मत करके एग्जाम के अंदर अपियर हो पाते हैं, और उसके अंदर से जिन 13,000 बच्चों को यूपीएससी को सिलेक्ट करना होता है, तो वो इसी के माध्यम से किया जाता है। अगर इसके अंदर आप देखोगे पेपर कितना भी हार्ड बने, कितना भी टफेस्ट बने, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितना हार्ड होगा उतना क्या हो जाएगा, उसकी जो मेरिट लिस्ट हो जाएगी, उसकी जो कट ऑफ हो जाएगी, जो मेरिट लिस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो आपको जो जीएस पेपर 1 है उसके ऊपर अच्छी तैयारी करनी है, लेकिन उसका जो जीएस पेपर 2 है, जो कंपलसरी, जिसको अपन सीसेट के पेपर के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही वो पेपर है जो आपकी एक निश्चित, आपकी जो क्वालिफिकेशन है यूपीएससी के लेवल की, उसको क्या करता है, डिसाइड करता है कि आप उसके एबल भी है या नहीं है। अगर आप उसमें 36% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, 33% जो उसके अंदर कितना होता है, क्वालिफाई होता है, तो ही आप उसके अंदर क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। इसको भी देखेंगे हम डेली, इसके ऊपर कैसे काम करेंगे और मेंस के ऊपर क्या क्या करेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात देखता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अभी भी यही बोलूंगा, मैं आपके लिए स्पेशल 3 मंथ का कोर्स डिजाइन करके लाया हूँ। उसके बारे में देखा जाए तो आपको सबसे पहले जो चीज उठानी है वो आपको सिलेबस और एनसीईआरटी के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है।
कितना भी कुछ भी कर लो, कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो गवर्नमेंट का डेटा होता है और जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है वहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको मेंटेन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड चीज, आप उसी सब्जेक्ट को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और सीसेट का रिवीजन करेंगे। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से आने वाले क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। वही अगर बात करें हमको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अगर आपने इसके पहले यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो आपको हर एक चीज पता है। ठीक है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। वही अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स, हम कुछ बुक्स सेलेक्ट करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यही मैटर करता है कि हमको एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को खाली एक एक बार पढ़ के छोड़ देना है। इस स्ट्रेटजी के साथ कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली क्लासेस के अंदर, चीजों को आपके साथ में करने वाला हूँ। अगर बात की जाए तो हमको आपसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसके ऊपर अच्छी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। चाहे आपका मीडियम हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, अगर आप इन दोनों न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से अपनी कमांड नहीं बनाते हैं, डेली नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ भी कर लो आपका पेपर तो क्लियर होने वाला वैसे भी नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम अब मुख्यतः हो चुका है पूरी तरीके से बेस्ड है करंट की चीजों को स्टैटिक क्वेश्चन के साथ लिंक करके पढ़ना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अभी आप इसके अंदर क्या जा रहे हो, पिछड़ते जा रहे हो। ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना टाइम पीरियड देना चाहिए, वो भी सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। हर एक चीज में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको इसके अंदर 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर को नहीं देना चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि आपको चीजों को लिंक करना है। खाली बस न्यूज़पेपर को ऊपर से पलटा लेना या पेज पलट के देख लेना क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, तो उससे बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, आपको एक तो उसका एडिटोरियल पढ़ना है और उसकी थिंकिंग अप्रोच पढ़नी है, क्योंकि आप अपनी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार के अंदर आपको सरकारी योजनाएं, सुप्रीम कोर्ट बिल्स, इन सबको देखना है और आपको अर्थव्यवस्था और तकनीक, ठीक है, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी कैसे क्या बदल रही है, क्या क्या चीजें उसके अंदर अपडेट हो रही है, उन सबको भी पढ़ना है। वही अगर बात करें किस चीज को आपको छोड़ना है, तो स्थानीय और व्यक्तिगत ड्रामा, ठीक है, कुछ भी चल रहा है उनको नहीं देखना है। पॉलिटिकल जो बयानबाजी चलती रहती है उनसे भी आपको बचना है। ठीक है, आए दिन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, उन सबको भी आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करते हुए चीजों को चलना है। क्यों, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में आज क्या हुआ, कल फिर वो चेंज हो गया, परसों के दिन फिर वो चेंज हो गया, तो ऐसी चीजें यूपीएससी के अंदर नहीं पूछी जाती। ठीक है, इन सबको माइंड में रखते हुए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। वही अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स को खुद बनाना पड़ेगा। इस साल हमारा मेन उद्देश्य होगा कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि जो आपका यूपीएससी का एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेटर होता है, वो मई तक इतना माना जाता है कि जो अप्रैल होता है, अप्रैल तक आपका पेपर बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, प्रिंटिंग के वगैरह चला जाता है और फिर वो मई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह के लिए, उसको पहुंचाया जाता है। तो मई के बाद तो अगर आपको आप जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका 2000 मतलब 23 मई के दिन आपका पेपर है प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है, 27 वालों के लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करना, जो मई वाला मेन थे ना उसमें ओनली रिवीजन करना है। और रिवीजन किसका करेंगे, जो हमें साल भर नोट्स बनाएंगे, चीजों को पढ़ेंगे, उन सबका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये 23 डेज आपकी स्पेशल 22 डेज, ठीक है, स्पेशल रिवीजन के होंगे, जिसके अंदर आप मात्र चीजों को रिवीजन करोगे और डेली बेसिस पे 2 टेस्ट दोगे। ठीक है, एक आपको सीसेट का टेस्ट देना है और एक आपको प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रीड करना है, जो भी आएगा उन्हीं नोट्स के अंदर से बनाना। क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका आंसर देख लेना है और क्यों नहीं बना गया उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो जो मे का मंथ होगा वो हमारा इस प्रकार से पूरा के पूरा डिनोट होगा प्रिपरेशन को लेकर। क्या क्या करना है, कैसे कैसे नोट्स बनाना है, मान लो कोई भी चीज यूज में आती है, मतलब अखबार के अंदर आती है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्या चीज है। ठीक है, वोट मुख्य उद्देश्य, मुख्य उसका मुद्दा और परिभाषा क्या है, तो ये आपके किसके लिए मदद करेगा, प्रीलिम्स के लिए मदद करेगा। उसी के बाद वो चीज क्यों हो रही है, उसका मूल कारण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो ये आप जब भी मेंस का आंसर लिखोगे तो उसके अंदर आपको काम करेगा। ठीक है, उसी के बाद देखोगे कि वो चीजें कहाँ पे हो रही है, तो ये आपका मैटर करेगा मैप्स की, ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड, उसके अंदर आपकी हेल्प करेगा। आपकी मैपिंग अच्छी होती जाएगी, डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूव करते पाओगे। इसका समाधान क्या है, अब उसके बाद देखो कि इसने कौन किया, तो इसके प्रमुख मंत्रालय कौन सा है, हितधारक कौन सा है, ये भी किसमें हेल्प करेगा, आपकी प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ये कब चीजें हुई है, तो आपको हर एक चीज को, अगर आज कोई चीज न्यूज में आई है तो उसको अपने टाइम लाइन के साथ मैच करना है।
ठीक है, एक सीक्वेंस बनाना है क्रोनोलॉजी के अंदर। अगर आप चीजों को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आप पुराना भी रिवीजन कर पाएंगे और चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप खाली आज की चीजों को लिखकर छोड़ देंगे तो आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उठाना है, हर एक पेज के अंदर जगह छोड़नी है, अलग अलग कॉपियां बना लो आप करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपका स्टैटिक भी रिवीजन हो जाए और आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो चुके। ठीक है, उसी के बाद ये कैसे हुआ, इसका समाधान क्या होगा, तो ये आपको किसके अंदर हेल्प करेगा, जब भी आप अपने मेंस का आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर कंक्लूजन और उसके अंदर फिर आगे का रास्ता जो वे फॉरवर्ड होता है उसको कैसे कंक्लूड करना है, उसके अंदर ये क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। इस हम फॉर्मूले को बोलेंगे 5W-H1। ठीक है, इसके थ्रू आपको अपनी क्या करनी है, करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। मैक्सिमम टाइम कितना देना है, 1.5 घंटे से 2 घंटे, इससे ज्यादा आपको इस पे टाइम नहीं देना है। वही अगर बात करें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ये आपके इंपोर्टेंट के अंदर क्या, आपके एग्जाम के अंदर जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यही आपको डिसाइड करता है, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आप इसको साल भर पढ़ेंगे। जीएस के सारे सब्जेक्ट को आप साल भर नहीं पढ़ पाएंगे, उसके अंदर ज्यादा डीप में आप जा भी नहीं सकते, लेकिन जो आप सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए सेलेक्ट करेंगे उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और वो आपको मार्क्स दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन सबको देखेंगे कैसे कैसे आप अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, उसके सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किए हुए, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक अपना ऑप्शनल अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, कंप्लीट भी कर लिया होगा। हम उसके अंदर अब आंसर राइटिंग और उसका अप्लाई वर्जन करेंगे। ठीक है, वही अगर देखा जाए तो हमको कैसे कैसे आंसर लिखना है, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ। कैसे हम करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, मोस्टली छोटा से छोटा। और उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, हालिया तथ्य, डेटा और करंट अफेयर्स का सारा लेना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर उसको करंट अफेयर से लिंक कर पाए और वो आपके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आकर्षित हो। अगर आप कोई पुरानी स्ट्रेटजी अपनाओगे, किसी भी क्वेश्चन को दिया हुआ है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करोगे, तो वो आपका आंसर अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर आप करंट की चीजों को यूज करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा वाह, इस बंदे ने कुछ नई चीजों के साथ अपने इस क्वेश्चन को ऐड किया, तो वो आपका आंसर पढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर वो कोशिश करेगा तो आपको कुछ मार्क्स दे के जाएगा। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से शुरुआत की है तो फिर वो आपका पूरा की पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, और आपने आंसर कितना भी अच्छा लिखा हो, मेन बॉडी कितनी भी अच्छी लिखी हो, वो वहां तक उसको रेट करने के लिए पहुंचेगा नहीं। तो सबसे पहले हमको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मुख्य भाग कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, हर एक चीज में आपको विस्तार से बताने वाले हो। उसके बाद आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है, जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम हर एक चीज को नोट करते चलेंगे, वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, तो हम अगर उससे लिंक करके चलेंगे, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष इन दोनों को किससे ऐड करेंगे, करंट से ऐड करेंगे, और अच्छी बातें कर देंगे इसके अंदर, 2-3 बातें इसके अंदर करंट की अच्छी बातें कर देंगे 2, और इसके अंदर अगर हम एडवांस बातें कर देंगे तो आपका इस संभावना बढ़ जाती है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको, ठीक है, कम से कम 5 नंबर 6-7 नंबर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, बीच का टॉपिक अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस को पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद वो मोस्टली आपकी कॉपी नहीं पढ़ता है, उसके बाद उसको अनुमान लग जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसा लिखते हो और आप कैसा सोचते हो। तो अगर हम ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे, चीजों को कंक्लूड करेंगे, तो हमारा आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वही अगर बात करें तो हमको इन सब चीजों को अपनाना है। ठीक है, हर एक चीजों की प्रैक्टिस करनी है, चीजों से डरना नहीं है। आंसर राइटिंग अगर आपको नहीं आती है तो भी उसको शुरू से स्टार्ट करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अभी अच्छी नहीं है तो आपको अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर वर्क करना चाहिए, उसको अच्छा करने के लिए चाहिए। कितनी भी चीज हो, आप कितने भी डिशेस बना दो, अगर एक थाली के अंदर आप उसको अच्छा प्रेजेंट नहीं करते हो तो वो आपका कोई मतलब नहीं होता। अभी आपके पास वर्क है, डेली उसके ऊपर काम करो, और अगर उसको अच्छा बनाने का ट्राई करोगे तो आपको एक ज्यादा पॉजिटिव वे मिलेगी, और क्वेश्चन आंसर के अंदर आपका जो मेंस होगा उसके अंदर आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है और अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की है तो वो आपको माइनस मार्किंग कर देगा। आपने जो आंसर अगर मान लो 3 नंबर का भी लिखा है और अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो आपको माइनस में मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो आपका अगर मार्क्स घटना नहीं चाहते हैं और ये 3 नंबर अगर आप चाहते हैं कि 5 नंबर में कंक्लूड हो जाए, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम आपका है, डिसीजन आपने लिया था आईएएस बनने का, तो वर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, आपको खुद से लड़ना ही पड़ेगा, तो ये आप सक्सेस हो सकते हैं, वरना कोई गारंटी नहीं है। बहाने सब बनाएंगे, सब ये बोलेंगे कि एग्जाम दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि 6 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देंगे, 14,000 हर साल प्रीलिम्स क्लियर करेंगे,
3000 उसके अंदर से मेंस को पास करेंगे और प्रीलिम्स का एग्जाम और इंटरव्यू देने के बाद 1000 का हर साल सिलेक्शन होगा। ये स्टेप हर साल फॉलो होगी। अगर आप इस बीच के अंदर खुद की जगह बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप कितने भी बहाने बनाओ, पेपर टफ था, पेपर नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक आईएएस का छोड़ के दूसरा एग्जाम का कर सकते हो या फिर खुद को आईएएस के अनुसार ढाल के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। डिसीजन आपका है, आपको इसके ऊपर वर्क खुद करना पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूट, कोई कुछ भी काम बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, ठीक है। वहीं अगर बात करूं, ठीक है, अब अपने दिन के स्लॉट को इस प्रकार से डिवीजन कर सकते हैं और उसके ऊपर डेली वर्क कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है आप एक दिन में 15 घंटे मत पढ़ो, इसका कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इस लेवल पे खुद को ढालना पड़ेगा कि आप कम से कम 8 घंटे तो रोज पढ़ पाओ अगर आपको एग्जाम रियली में क्लियर करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपका साल समय दोनों की दोनों चीजें बर्बाद हो रही है। आपको इसको 8 घंटे तक लाना होगा और 8 घंटे की कंसिस्टेंसी बना के उसको 8 घंटे 15 मिनट पे ले जाओ, उसको 8 घंटे 30 मिनट पे ले जाओ, 9 घंटे तक ले जाओ और हाईएस्ट उसको 10 घंटे तक ले जाने का ट्राई करो पर डे। ये मेहनत आपकी पर डे होनी चाहिए, एक दिन या स्पेशल दिन की नहीं होनी चाहिए। जो बंदा ये 15 घंटे अगर लास्ट में जनवरी से भी पढ़ना स्टार्ट करेगा तो भी वो क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन जो बंदा 1 जून से ये स्टार्ट कर देगा कि मेरे को 8 घंटे की टाइमिंग देनी है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो लगातार दूसरे दिन से जून से 8 घंटे पढ़ पाएगा, नहीं, लेकिन वो जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, इतने टाइम में तो वो सीख जाएगा इतने घंटे पढ़ना। और जब अगर आपको किसी चीज को करने की आदत लग जाती है तो आपके लिए आधी मंजिल आसान हो जाती है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे, मैं आपको और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा टाइमलाइन हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। आप इनिशियल है और अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं, आपने भी अगर मेरी तरह 2026 का मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है और आप सीरियस होकर 2027 को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अच्छा प्लान है जिसके तहत आप अपने आप को ढाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको सबसे पहले क्या क्या करना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो इन 5 चीजों को जस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। छोटी शुरुआत करो और उसको पूरा करो। सीमित सोर्सेस को रखो, उसको बार बार पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ ताकि एंड टाइम पे आपको हेल्प करे। सीसेट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि जीएस का एग्जाम कितना भी हार्ड हो जाए, कितने भी कम क्वेश्चन वो पूछे, कितने भी कठिन क्वेश्चन वो पूछे, लेकिन अगर आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया है, 33% मार्क्स अगर आप इसके अंदर नहीं लेके आ पाए, तो आपने चाहे उसकी जो कट ऑफ होगी अगर वो 20 मार्क्स में जाएगी ना, तो भी आप इतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्रैक ही नहीं कर पाए। तो आपको इसके ऊपर डेली बेसिस पे वर्क करना होगा और करना ही पड़ेगा, ठीक है। खुद के ऊपर प्रक्रिया रखो, एक अपने आप को कंसिस्टेंसी के अंदर ढालो और चीजों को वर्क करते हुए चलो। एक दिन में आपको परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन उम्मीद रखो एक दिन जरूर आपको परिणाम दिखेगा, ठीक है। अब मेरा मास्टर प्लान क्या होने वाला है 2027 के लिए स्पेशल। जो बंदे सीरियस है और 2027 को टारगेट करते हुए अपने आप को अच्छा निखार करना चाहते हैं, उसके लिए मैं कुछ स्पेशल चीजें लेके आया हूँ, कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं कुछ टाइम से टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट अगस्त के अंदर पढ़ाना स्टार्ट भी किया था, सितंबर से मैं प्रॉपर उसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कुछ लास्ट मंथ भी पढ़ाया, जिसका मैं आपको रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ। और इसी के साथ आप मेरे यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लासेस भी देख सकते हैं। इस बार इसी को एडवांस लेवल पे करने के लिए मैं कुछ खास चीजें करने वाला हूँ। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है, सबसे पहले उसके बारे में हम देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि आप इन चीजों को, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वो क्या क्या चीजें, अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है या फिर आप आंसर राइटिंग आपसे हो नहीं पाती डेली बेसिस पे, आप सोचते हैं कि आपको इतने आंसर लिखने चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। आप डेली का एक आंसर ही लिख रहे, 2 आंसर ही लिख रहे, कभी लिख रहे कभी नहीं लिख रहे, तो उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता है, इंट्रोडक्शन आता है तो बॉडी में आप कंप्लीट नहीं है, कंक्लूजन आपका वीक है, इन सबको कैसे सही करें। आपको सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट याद भी रहता है, लेकिन जब आप उसको आंसर लिखने का ट्राई करते हैं तो आपने जो चीजें सोची होगी उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। आंसर लिखने के बाद आपको एनालाइज होता होगा कि मैं इसको और भी बेस्ट तरीके से लिख सकता था, समझ सकता था, लेकिन आप उसको नहीं कर पाए। तो उसका क्या समाधान है, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी आपसे मेंटेन नहीं हो पा रही है, डेली बेसिस पे आप उसको सामना कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है और अगर आप 27 को टारगेट कर रहे हैं, इनके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर लेके आया हूँ और चीजें भी लेके आया हूँ। क्या है, अगर मैं यूपीएससी के मेंस के ट्रूथ की बात करता हूँ जो सच में होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए, आप सिर्फ खाली किताबों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास नॉलेज है लेकिन उसको
एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका जीरो है तो आपका आउटकम कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप फोकस होकर डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद मेंस के लेवल की वर्क करते हैं, थिंकिंग भी करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो नॉलेज से नहीं होता है बल्कि कंसिस्टेंसी से होता है और आंसर्स लिखने से, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से ही आप सक्सेस बनेंगे। चाहे वो कोई कितना भी बोल दे कि आप ऐसे लिख लोगे, शॉर्ट में लिख लोगे, नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। इसी को सॉल्यूशन करने के लिए मैं स्पेशल, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त एक 3 महीने का स्पेशल बेच लेके आया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 90 दिन का टारगेट होगा। 90 दिन के अंदर हम विस्तार से जो यूपीएससी के पीवाईक्यू आए हैं उसको बेसिक से उठाएंगे और डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे और करंट अफेयर के साथ लिंक करेंगे। ये 3 महीने का जो मेरा कोर्स होगा ये बिल्कुल ही आपका फाउंडेशन होगा। ठीक है, 3 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो ये 4 महीने होंगे वो आपके एडवांस होंगे। ठीक है, हर चीज की शुरुआत बेसिक से करनी चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम तीन तीन मंथ बेसिक को उठाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम 4 महीने उसको बड़े लेवल पे करेंगे, एडवांस वर्क करेंगे। ठीक है, उसी के बाद जनवरी से हम डेली बेसिस पे एक टेस्ट देंगे। किसका देंगे? मेंस का। 3 घंटे का एक डेली बेसिस पे टेस्ट देंगे और ये कंसिस्टेंसी हमारी 2027 के मेंस तक चलने वाली है। मतलब हमारा जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक तो हम एक पेपर का डेली बेसिस पे टेस्ट देंगे और हमारा प्रीलिम्स होने के बाद हम पर डे 2 पेपर का टेस्ट देंगे, क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी चीजों को लिखने की क्षमता, ये सब भी क्या करती है? मैटर करती है। अगर आप डेली बेसिस पे ये सब चीजें करोगे तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो क्या प्लान है मेरा? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे के अंदर हम कैसे क्या क्या मेंटेन करेंगे, तो हर एक चीज को मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट होगा कि हम एक दिन में 7 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करें। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर सबसे खास चीज होती है कि सारे सब्जेक्ट को कंक्लूड करते हुए चलना। जो लास्ट टाइम मैंने गलती की है कि पहले मैंने पॉलिटी को पढ़ा था, ठीक है, पॉलिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसके आंसर के बारे में सोच रहा हूँ कैसे लिखना है, क्या लिखना है, फिर मैं इकोनॉमी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर पॉलिटी का थोड़ा बहुत भूला, फिर जब मैंने करंट हिस्ट्री पढ़ा तो इसका थोड़ा और भूल गया, ठीक है, फिर मैंने इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा तो इसका और भी भूल गया और इसकी आंसर राइटिंग तो हो ही नहीं रही, अब ये छूट गई। तो ये सब चीजें ना हो और इन सबको कंक्लूड करते हुए हर सब्जेक्ट में, तो मैंने ये टारगेट बनाया कि हम दिन के 7 क्वेश्चन करेंगे और उस 7 क्वेश्चन के अंदर जो 2 क्वेश्चन पर डे होंगे वो जीएस पेपर 1 के उठाएंगे, 2 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के उठाएंगे, 2 क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के उठाएंगे और एक क्वेश्चन अपन एथिक्स से उठाएंगे। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं हर एक का 30 मिनट भी मानता हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ और 30 मिनट में देखते हैं, मतलब 15 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है, ठीक है, 2 आंसर आपको इसके लिखने 15-15 30 मिनट में, 2 आंसर आपको इसके लिखने 15-15 30 मिनट में, 1 घंटा, ठीक है, फिर उसी के बाद आपको 2 आंसर इसके लिखने और उसके बाद एक आंसर आपको इसका लिखना है। अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे तो 1 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटा और 3.5 घंटे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? चीजों को कंक्लूड करेंगे। 30 मिनट आप आंसर राइटिंग के ऊपर काम करेंगे और 30 मिनट हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 1 ओवर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 2 ओवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे 3 ओवर्स हो जाएंगे और यहाँ पे हम 15 मिनट लिखने के बाद केस स्टडी को पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमारे 3.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से कर लेते, अगर सबसे पहले तो इसके अंदर आपको क्लास के अंदर आने के बाद आंसर लिखना पड़ेगा, जैसा भी हो, जो भी आए। आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार खाली क्वेश्चन ही उतार दो, नेक्स्ट टाइम आपकी सीरियसनेस बनेगी। ये काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम 30 मिनट तो पहले आंसर राइटिंग करेंगे और आपको बोर नहीं होगा, इसलिए 30 मिनट आपने जो भी लिखा, जितना भी लिखा, उसका नेक्स्ट 30 मिनट एनालिसिस करेंगे कि आपने उस आंसर में क्या क्या लिखा, आप उसके अंदर क्या लिख सकते थे और उसको कैसे बेस्ट कर सकते थे। फिर हम 30 मिनट के बाद अगेन 2 क्वेश्चन लिखेंगे 15-15 मिनट के साथ, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आप अगर होते तो इसको कैसे बेटर कर सकते थे। फिर हम खुद को फिर से थोड़ा सा प्रेशर देंगे माइंड के ऊपर और 2 क्वेश्चन इसके लिखेंगे, ठीक है, 30 मिनट के अंदर। फिर हम 30 मिनट थोड़ा रिलैक्स करेंगे और सोचेंगे कि हम क्या लिख सकते थे, ठीक है। फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे, एथिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनको लिखेंगे। इस प्रकार से स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है, आपको डर लगता है, तो आप कम से कम स्टार्ट तो करो। अगर आपको, आप खुद को एज्यूम करोगे तो आपको एट द एंड लास्ट टाइम, ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर करने होंगे और आपको एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। तब उस अप्रोच तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक आपका एक माइंड क्रिएटिव फॉर्म में काम नहीं करेगा, आप ज्योग्राफी का भी सोच रहे हैं, हिस्ट्री का भी सोच रहे हैं, गवर्नेंस का भी सोच रहे हैं,
पॉलिटी का भी सोच रहे हैं, आईआर का भी सोच रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का भी सोच रहे हैं, साइंस टेक का भी सोच रहे हैं, इकोनॉमी का सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर का सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट का सोच रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का सोच रहे हैं, इसके बाद आप एथिक्स के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे अपने माइंड को जितना ज्यादा लोड दोगे, उसको बोलोगे कि तेरे को इतना काम करना है, तो फर्स्ट दिन तो वो बहाने बनाएगा, दूसरे दिन उसको लगेगा कि थोड़ा कर लेते हैं, तीसरे दिन उसको लगा कि करना पड़ेगा, चौथे दिन उसको लगेगा चलो थोड़ा कर दें, पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसे करते करते मैं जितना मैं मानता हूँ 10 दिन में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन 11वें दिन से आप शुरुआत करोगे, कुछ तो लिखोगे, आप उसके बाद 20 दिन हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन हो जाएगा। अगर आपने खुद को प्रेशर में डालना कम से कम 50 दिन तक भी कर दिया, 2 महीने तक ये कंसिस्टेंसी को आपने फॉलो किया, तो बिलीव मानिए 51 दिन से देखा जाएगा कि 20 दिन के बाद ही वर्क करना शुरू कर देता है। 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ कर लेते हैं, तो फिर आपका माइंड उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करना और खुद के ऊपर प्रेशर लेकर सिचुएशन को सोल्व करने के लायक बन जाता है। लेकिन मैं तो आपको और भी वाइड रेंज दे रहा हूँ, कम से कम 50 दिन तक भी आप कर लेते हैं, तो हमारे जो 40 दिन बचेंगे, 90 दिन का हमारा कोर्स है 3 महीने का, तो आप 1 महीने में इस लेवल पे आ जाएंगे। उम्मीद मानो, खुद को सोच के देखो कि आप अगस्त के महीने में इस लेवल पे लास्ट ईयर थे, तो आप बोलोगे कि नहीं थे। अगर आप थे तो अच्छी बात है, आपको मेरी कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं थे, तो आप इस साल अगर करोगे मेहनत तो आ जाओगे। फिर सितंबर से अगर आपने एक बार इस चीज को फॉलो कर लिया, सब चीजें कंक्लूड के साथ आपने बना ली, तो हम 1 सितंबर से, ठीक है, 3 महीने करने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने उनके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। क्योंकि अब आपका माइंड इसके ऊपर वर्क करने लगा है, आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, सबको समझ लिया है, और इसी के साथ ये मेंस का जो चीजें होगी वो सारी अलग होगी। हम इसको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नहीं करेंगे, टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन है कि आप उसके अंदर मेरे साथ वीडियो कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन होगा, आप दूसरों को देख भी सकते हैं, उनके रिव्यू भी ले सकते हैं, वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आंसर लिख रहे हैं। अगर आपको ये सब पता चलेगा, तो आपके इसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन बढ़ेगा, तो निखार होगा, निखार होगा। अगर कोई दूसरा कर रहा है, उसने ये पॉइंट सोचा, तो आपको एक नया थॉट मिलेगा कि ये पॉइंट आप क्यों नहीं सोच पाए, उसने ऐसा सोचा। तो इस प्रकार से हम इसको टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर रन करने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर मैं 3 घंटे क्लास लेता भी हूँ, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, और हमको हमारा बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। तो हम ये 3 महीने उसके ऊपर टीचमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। अगर ये सक्सेस हो जाता है और आप इसको करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर हम यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएंगे। और फिर हम अगस्त मतलब सितंबर से अगर पॉसिबल होगा, आपको अच्छा लगेगा, तो हम यूट्यूब के ऊपर करेंगे, वरना फिर हम 4 महीने टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर 3-3 घंटे का एक एक पेपर पर डे सोल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे लिखने का। उम्मीद होगा कि हम 1 सितंबर के दिन हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाए, लेकिन यकीन मानो मेरा, कम से कम 90 दिन के बाद, ठीक है, जब हम 1 जनवरी तक आएंगे, तो आप एक पेपर 3 घंटे में लिखने के लायक बन जाओगे। आपको 20 क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब उसकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से हो, बिल्कुल बेसिक से हो, और आप चीजों को करते हुए चले। कुछ भी चीज कठिन नहीं होती और कुछ भी चीज आसान नहीं होती, उसको मेंटेन कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है। और अगर आप लगातार करोगे तो ही वो हो पाए। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक क्विंटल की बोरी एक साथ उठा लो, तो अभी आप नहीं उठा सकते, आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन वही बंदा जो किसान है, जो मंडी के अंदर काम करता है, तो वो 1 क्विंटल की बोरी उठा सकता है। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, तो आप अच्छा सोच सकते हैं, आपको ग्लोबल मार्केट, ठीक है, आपको वर्ल्ड का अच्छा नॉलेज है। लेकिन क्या ये नॉलेज उसको हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इसके अंदर टाइम दिया है। जो बंदा जिस चीज के अंदर जितना टाइम देगा, वो उतना ही अच्छा निखर के सामने आ सकता है, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं मेरे साथ, चाहे 1 बंदा जुड़े, 2 बंदा जुड़े या 3 बंदा जुड़े, मैं इस चीज को कंटिन्यूटी के साथ रखूंगा, इसके अंदर ब्रेक नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर बता भी दूंगा, टीचमेंट का अपना रिकॉर्ड बता दूंगा, जिसके अंदर कुछ भी हो, अगर मैं कुछ चीजें करता हूँ तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करने का पूरा ट्राई करता हूँ। यूट्यूब पे नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे सब चीजें करनी पड़ती है, कभी व्यूज कम आते हैं, कभी व्यूज ज्यादा आते हैं, मोटिवेशन कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, चीजें थंबनेल बनाने, कंटेंट बनाना, लेकिन उसके अंदर हमको हमारा वर्क करना है, टारगेट कंप्लीट करना है, यूपीएससी को करना है। हमको यूट्यूबर नहीं बनना है, ठीक है, हमको टीचर नहीं बनना है, हमको हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अगर आप ये सब भी करना चाहते हैं और अगर आप सीरियस हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा, हम एकदम बेसिक से उठाएंगे। और जैसा कि हमारा यूपीएससी अपडेट रहता है, तो हम इसके अंदर एआई का सहारा भी लेंगे। आपने मेरी कुछ क्लासेस अगर की होगी, अगर आपने मेरी पीवाईक्यू क्लासेस की होगी, तो आपने मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस भी देखा होगा। उसके अंदर मैं मात्र एक क्वेश्चन को और उसके सारे के सारे ऑप्शन को नहीं लेके आता हूँ, बल्कि
एडवांस लेवल पे चीजों को लेके आता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और चीजों को समझने के लिए मैं एआई का सहारा भी लेते हैं। ये जो आप जितनी भी मेरी जो स्लाइड्स देखते हो ये सारी सारी एआई से बनी हुई होती है। आपको समय के साथ खुद को अपडेट करना पड़ेगा, पुरानी किताबें पुराने नोट्स जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ पढ़ के आंसर राइटिंग को ट्राई करना लिखना, दिस इज नॉट वर्थी। समय बदल चुका है, आपको खुद के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। और जो यूपीएससी की डिमांड है वो आपसे चाहती है कि आप एक आईएएस ऑफिसर की तरह खुद से खुद को सोच पाए, तो वो सोचने के लिए आपको चीजों को सुनना पड़ेगा। और आप खाली मेरी आवाज सुनोगे, मेरे को सुनोगे, तो भी मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन किसी चीजों को नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी चीज में अगर आप एआई का सहारा ले लेते हो तो वो आपकी चीजों को और भी डीप बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हेल्प करेगा। आने वाली समय में आपको इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ टाइम पहले पीवाईक्यू की कुछ सीरीज भी करवाई थी, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड भी किए हुए, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। जिसके अंदर जो मेन वीडियो है उसके अंदर आपको क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर को फ्रेमिंग कैसे करना है, एआई की हेल्प से बताया हुआ है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उससे समझ भी सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ना है, अपनी कंसिस्टेंसी को डे बाय डे इंप्रूव करना है। हमने कल क्या सीखा ये मैटर नहीं करता, हमने आज उसको कैसे बेहतर किया ये मैटर करता है, उसको हम करेंगे। 7 क्वेश्चन डेली लिखने का ट्राई करेंगे। शुरुआत में आप नहीं लिख पाओगे, कोई बात नहीं, समय के साथ आप लिखना सीख जाओगे। अगर आप 3.5 घंटे डेली बेसिस पर देते भी हो तो आप खुद के अंदर एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ होने वाला था। और ये 3 महीने का कोर्स जो मैंने डिजाइन करा है इसके लिए मात्र नॉमिनल फी रखी है 2000 रुपीज, ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हैं, 2000 रुपीज का पेमेंट करके 3 महीने के अंदर खुद को कंसिस्टेंसी के अंदर ढाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये 2000 रुपए की जो फीस है ये मात्र आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप ये 2000 रुपीज पे कर देते हैं तो बिलीव कीजिए 1 सितंबर से आप एक पेपर को सोल्व करने के लायक बन जाएंगे, चीजों को समझने के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। अगर यही काम मैं यूट्यूब के ऊपर भी करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, चैट बॉक्स में कोई भी बात नहीं हो पाती है। लेकिन अगर यही सब चीजें टीचमेंट एप्लीकेशन पे होगी, कम बच्चे होंगे, इसके अंदर लिमिटेड सीट्स है, मेरे को कोई 1000-2000 बच्चे, ठीक है, उसके बाद 50-60 बच्चे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने। मेरे को मात्र सीरियस स्टूडेंट चाहिए, और इनिशियल स्टेज के अंदर मेरे को मात्र 20 बच्चे ही चाहिए। मैं अगर फर्स्ट भी देखा जाए 10 बच्चे, अगर मेरे साथ जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लेकर भी मैं चीजें कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ये पेमेंट करके अपना इनरोलमेंट पक्का कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको, क्लासेस कहाँ पे होगी, कैसे होगी, मेरे बारे में जितना भी डिटेल है सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डिटेल से मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये फीस मैं आपको इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्पेशल कंटेंट दूंगा। मैं आपको एआई की हेल्प से अपने नॉलेज को कैसे डीप करना है वो सारा बता सकता हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर डेली बेसिस पे 3.5 घंटे की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आपको एक सीक्वेंस में ला सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ सेल्फ से कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो वो सारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मेंस के अंदर हमको लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसीलिए हम इसको टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के डिटेल में अपनी प्रिपरेशन को डन भी कर सकते हैं। अगर आपने ये क्लास भी नहीं देखी है तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस भी मेरा देख सकते हैं क्लासेस के ऊपर, और पुरानी क्लास को भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेगा। सब जने 10 बहाने बनाएंगे, लेकिन ये फिक्स है यूपीएससी का एग्जाम हर साल होता है, चाहे आप एग्जाम दो या मत दो, हर साल कुछ बंदे एग्जाम को क्लियर करेंगे और वो आईएएस बनेंगे। अगर आपका लक्ष्य था, आपको ये करना है, तो आपको इसके लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपकी होगी, सक्सेस भी आपकी होगी। मेहनत आपकी नहीं होगी, बहाने बनाओगे तो फिर उसके लिए जिंदगी पड़ी होगी। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें विस्तार से समझ में आ गई हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलितालकार्ये कपालमालाङ्कितसुन्दराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।